ओके, अनंत भाव स्टार्ट कर। थैंक यू संदीप भैया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंता है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की असीम है कृपा से अब हाय हाय ईश्वर की असीम कृपा से आप भाइयों के साथ सहयोग से इस सुंदर प्रोग्राम की वजह से आज के दिन इस वक्त तक दोस्तों शराब के पहले जहरीले और घातक गुट से दूर हूँ। एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद को पाइनियर्स में अंचल ऑनलाइन मीटिंग नागपुर में जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया है। दोस्तों, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही एक अल्कोहलिक हूँ। और ये अल्कोहलिज्म इज अ फैमिली डिसीज एंड इज सॉल्यूशन, ये टॉपिक है आज का मेरा। तो इस पे जो भी मेरे अनुभव है वो मेरे पर्सनल रहेंगे। तो उसी पे मैं आज अपना अनुभव रखना चाहूंगा। दोस्तों, वो एक बहुत ही बुरी अवस्था में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। उसके पहले 7 बार रिहैब सेंटर। और तब भी मुझे नहीं लगा कि मैं शराब से कभी दूर हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी शराब एक समस्या बन चुकी है। और शराब नहीं पीऊंगा तो शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ये मेरे अंदर में जो कहीं तो भी एक वहम बैठ गया था कि शराब के बगैर जिंदगी में जीने का मतलब ख्वाब भी नहीं देख सकता था। इतनी बुरी तरह से शराब की चपेट में मैं आ गया था। और मुझे नहीं मालूम था कि यार ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस नामक कोई संस्था होती है या रिहैब सेंटर भी होता है। क्योंकि चंद्रपुर जैसे बड़े शहर में जहाँ की फेलोशिप इतनी बड़ी है, वहाँ पे मैं 7 साल मैंने काम किया था एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन ये मैसेज मुझ तक नहीं आया था, मतलब रिहैब का वगैरह में मुझे नहीं मालूम था। हालांकि 2016 में मुझे ये मैसेज मेरे वाइफ ने मुझे दिया था। उसने मुझे बोला था कि ऐसी ऐसी मीटिंग होती है, वहाँ पे हमको चलना है। वहाँ पे एक कोई ग्रेटिट्यूड था। मैं उस दिन वाइफ के साथ गया था, वो भी शराब के नशे में टून था। वहाँ पे थोड़ा सा मैं मतलब अपनी चलाने की कोशिश कर रहा था मीटिंग के अंदर। मीटिंग हॉल में तो मैं बार बार उठ के खड़ा हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए बोला, क्योंकि मीटिंग मेरे वजह से डिस्टर्ब हो रही थी। उसके बाद वाइफ को छोड़ने के बाद, फिर उससे गाली गलौज करने के बाद, उसके बाद फिर मैं शराब पीने चले गया। उसके बाद में दोबारा से 2020 तक मेरे घर में या मेरे कानों तक कभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम नहीं आया। लेकिन रिहैब सेंटर में मैं उसके वहां तक के 2020 तक जा चुका था बहुत बार। लेकिन मेरी समस्या ये थी कि मैं खुद को शराबी नहीं मानता था और मुझे नहीं लगता था कि मैं शराबी हूँ, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। परिवार छोड़ के जा चुका था। अच्छा खासा मेडिकल स्टोर था, पापा ने लगा के दिया था, वो भी मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद में कहीं तो भी भगवान की कृपा से नौकरी लगी, वो भी नौकरी में भी मैं अच्छी तरह से उसको नहीं कर पाया। कुछ सालों तक मैं चंद्रपुर में भी मैं शराब से दूर था, 3 महीने के 3 साल 2 महीना करीब। लेकिन उसके बाद में दोस्तों मेरी शराब जब शुरू हुई ना, मुझे बंद करने के लिए, 21 दिन के हिसाब से रोकने के लिए मुझे 6 साल लग गए। तब तक के मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। एक रास्ते का क्या बोलते हैं उसको, भिखारी बन गया था, जिसको 5-5 10-10 रुपया भी, जैसे विष्णु भैया ने बताया उसी तरह से मेरी हालात हो गई थे। और मैं सोचता था कि यार आई कैन मैनेज। वो वैसी परिस्थिति में भी मुझे लगता था कि यार मैं कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ये ज्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि जब तक मेरी वाइफ मेरे साथ थी, मेरी माँ थी, मेरे पापा थे, मैं जब उनके साथ में रहता था तब तक के मुझे एक हौसला था। और मेरी माँ ने भी मुझे बहुत बार बताया कि, क्योंकि मेरे घर में दोस्तों अल्कोहलिज्म था। मेरे घर में अल्कोहलिज्म की मेरे पापा से शुरुआत हुई थी। और कहीं तो भी मुझे लगता था कि यार मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो इतनी तकलीफें हमको दी थी ना, उनका बात बात पर चिढ़ना, हमको जो भी हाथ में मिले उसको मार फेंक के मारना, मम्मी को मारना, मतलब ये सारा तो मैं बचपन से देखते आ रहा था। और मुझे भी नहीं मालूम था कि यार मैं भी इसी पापा की जो क्या बोलते हैं उसको, परंपरा बोलते हैं उसको, जो हमारे घर में चलते आ रहे थे दादाजी से लेकर मेरे चाचा मामा, सब लोग शराब पीते थे। तो वही एक परंपरा के अंतर्गत बोले या जीन्स के अंतर्गत बोले कि मैं भी यार मतलब कॉलेज लाइफ में ऐसे ही दोस्तों के साथ मेरी शुरुआत हुई। और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं शराबी बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार मेरे पापा को ना शराब पीने आती नहीं है, क्योंकि मेरे बाजू के अंकल भी पीते हैं ना, उसके बाजू के अंकल भी पीते हैं, लेकिन वो तो कभी झगड़ा नहीं करते घर में, उनके घर से कोई आवाज नहीं आती। ये कहीं तो मेरे अंदर था दोस्तों। और
जब शुरुआत मेरी हो गई थी दोस्तों के साथ में, और वो एक आराम से एंजॉय कभी कभार लेना, महीने में 2 महीने में ऐसा, एक ऑकेजनल ड्रिंकर ऐसा था मेरा। लेकिन बाद में पता नहीं यार, मतलब शराब किस तरह से हावी हो गई मुझ पे। जब तक कि मैं शराब को पीता था तब तक कि मुझे कुछ भी नहीं लगा, लेकिन जब मुझे शराब पीने लग गई, उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी, और उसके बाद बोले कि ये सुधर जाएगा शायद, अभी इसके ऊपर में जिम्मेदारी आएगी तो। लेकिन वैसा हुआ नहीं दोस्तों। मैं एक बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, नौटंकी इंसान हूँ, एक ड्यूअल पर्सनैलिटी का इंसान हूँ। क्योंकि मैं दिखाता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ और रहता कुछ हूँ। और शादी होने तक के थोड़े दिन अच्छा रहा। हालांकि उनको मालूम था कि मैं शराब पीता हूँ, लेकिन लड़का अच्छा है, या फिर उसका मेडिकल स्टोर है, ये सब जो उनको किसी मेडिएटर के माध्यम से जो बताया गया था, उन्होंने भी विश्वास रखा। और मेरी शादी हो गई। उसके बाद में जो मेरे जीवन में जो दोस्तों, एक एक के बाद एक जो तूफान आए ना, उसके पहले तो मेरे घर का माहौल तो मुझे पता ही था, क्योंकि एक अल्कोहलिक ऑलरेडी मेरे घर में है। और उसके बाद में दूसरा अल्कोहलिक मैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। और एक कहीं तो भी बहुत ही ज्यादा डिनाइल पार्ट में, बहुत ज्यादा खुद को स्मार्ट समझने वाला, ओवर कॉन्फिडेंट इंसान, ऐसा मैं, मेरा व्यक्तिमत्व था, एक इगोस्टिक पर्सनैलिटी। मुझे लगता था कि यार कम उम्र में मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया है, वो उसका घमंड, और मतलब किसी की बात नहीं सुनना, ये सारी चीजें दोस्तों मेरे साथ होती रही। और कहीं तो भी उसके बाद में मुझे लगा कि यार मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, और वो मैंने कोशिश भी की थी। लेकिन वो कोशिश दोस्तों कोशिश ही रही, उसमें मैं कभी सफल नहीं हो पाया। और उसके बाद में ना मैं बहुत मतलब गिल्ट में भी जाता था, पश्चाताप भी मुझे होता था। मुझे लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। शादी हो गई, वाइफ घर में आ गई थी। और उसके बाद में ना मेरा घर में कुछ मतलब माहौल मैंने ही खराब किया था, क्योंकि एक अल्कोहलिक पर्सनैलिटी मैंने अभी रहा कि पापा भी थे, मैं भी था, तो दोनों के झगड़े। और इसके पहले तो मेरी माँ जो चल बसी थी हार्ट अटैक से, वो मतलब इतनी मेंटल डिसऑर्डर से वो पीड़ित हो गई थी कि उसको मतलब ये बात हो गई थी कि मतलब मुझे लगता था कि यार अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ पे रहना। तो फिर मैंने एक मतलब दोस्तों से सलाह मशुरा और ये सब करता था मैं, लेकिन वो बातें नहीं हो पाई जो मैं करना चाहता था। क्योंकि मेरी इच्छा के खिलाफ अगर मेरी वाइफ भी जाती थी, वो उसको मार पड़ती थी। पापा ने कुछ बोल दिया तो मतलब हम दोनों की नोकझोंक, हाथापाई पे हम लोग आते थे। और पहले एक जान मेरे घर में जा चुकी थी मेरी माँ की, और फिर भी मैंने उससे कुछ सबक नहीं लिया। मुझे लगा कि यार चलो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं उस तरह से अब नहीं होऊंगा, है ना। और अपने लाइफ को अच्छा मैनेज करूंगा, वाइफ के साथ राजी खुशी रहूंगा। बच्ची भी हो गई थी, 2 साल की बच्ची होते आ रही है, और फिर भी मेरा ये सब कुछ चालू ही था। और मैं सोचते सोचते मतलब मैं सिर्फ मुझे कुछ हुआ है, तबीयत खराब हो गई है, या फिर कोई समस्या घर में हो गई है, तो ही शराब से दूर रहना। लेकिन मेरी वाइफ ने ना मेरे लिए इतने सैक्रिफाइस किए ना, जो आज मैं उस भगवान का, उस परमेश्वर का बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूँ कि यार उसने मेरे लिए जो किया ना, शायद ही मेरे घर वाले मेरे लिए कर सकते थे। ये सब ईश्वर की थी कि यार आज मैं सोबर, एक एक दिन के हिसाब से जो भी दिन मैंने मेरे सोबरिटी के पूरे किए हैं, तो उसमें थोड़ा सा आज लगता है कि यार सही में आज मैं कुछ कर पा रहा हूँ। क्योंकि ना शराबियत में ना मैंने अपने परिवार पे इतने वार किए ना, अनगिनत वार किए, आज मुझे बहुत सारे इंसिडेंट्स याद भी नहीं आते। और ऐसा हुआ कि मतलब पहले तो शादी होने से पहले भी मेरे घर में यही चल रहा था। एक बोलते हैं ना, अल्कोहलिज्म इज अ फैमिली डिसीज। वो सब तो मैंने झेला था, देखा था, लेकिन उसके बाद में मैं भी उसी रास्ते पे चले गया। जिस कंडीशन में मेरी माँ आ गई थी ना दोस्तों, उसी कंडीशन में मेरी वाइफ भी धीरे धीरे जा रही थी। लेकिन गॉड ग्रेस से कि मतलब वहाँ वो स्टेज तक जाने से पहले वो मेरे ससुर जी ने मतलब उसको वहाँ पे ससुराल में बुला लिया, और वो वहाँ चली गई।
क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जब मेरे घर में है, एक वाइफ है मेरे घर में, मतलब हम तीनों रहते थे, पापा थे चार, दोनों भाई बाहर बाहर पढ़ते थे, लेकिन मेरे पापा की और मेरी वाइफ की नहीं बनती थी, क्योंकि पापा घर में आके शराब पी के कुछ ना कुछ अनबन बातें करते थे, तो वो मेरी वाइफ को पसंद नहीं था, क्योंकि उसके घर में कोई भी शराबी इंसान नहीं था, उसने शराब क्या होती है उसको मालूम भी नहीं था, उसका उसने कभी स्मेल भी नहीं किया था शराब को। तो इस कंडीशन में जब वो मेरे घर पे आई थी, तो वो उसकी उनकी नोकझोंक उसमें मुझे लगता था कि यार मैं साइड किसकी लूं अभी, पापा की लूं या वाइफ की लूं। तो इसी चक्कर में ना मेरा बहुत सारा मैं अपना आपा खो देता था, बहुत एक रिजेंटमेंट, एक खुन्नस, एक क्या बोलते, बहुत ज्यादा गुस्सेला, ऐसा इंसान हो गया था मैं। और उसी चक्कर में ना मतलब शराब पी के घर आना, फिर कभी वाइफ की गलती हो ना हो उसको बोलना, फिर पापा को मारपीट करना, मतलब ये सारी चीजें होती गई दोस्तों मेरे जीवन में। फिर आजू बाजू वाले लोग आना, उनको पापा को समझाना, मुझे बाहर लेके जाना, ये काफी हद तक मेरे घर में बहुत होता रहा। फिर मेरे पापा बोलते थे कि तू निकल जा घर से, हाँ तू बड़ा बेटे होने की वजह से तू क्या फर्ज निभा रहा है, तू मुझ पे हाथ उठा रहा है, मैंने तेरे को इतना सब कुछ किया, तेरे लिए किया। तो मैं उनको मेरा भी जवाब रहता था कि यार तुमने मेरे लिए क्या किया, मुझे तो आगे पढ़ना था, ये करना था, वो करना था, तुमने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं, मुझे खुद काम करके, मुझे कुछ अरेंजमेंट करके मुझे ये सब करना पड़ा। तो ये सब मैं उनको बोलता था, तो मैं खुद एक रेस्टलेस हो रहा हूँ, मैं डिसकंटेंट हो रहा हूँ। तो ये बातें मुझे तब तो नहीं समझ आती थी दोस्तों, क्योंकि ये बीमारी क्या थी, इस बीमारी का सिम्टम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये तब तो मुझे नहीं मालूम था। क्योंकि जब जब मैं मेरे घर पे आया हूँ शराब पी के, तब तक मतलब जब कम मात्रा में शराब पी के आया हूँ तो थोड़ी बहुत नोकझोंक होती थी, लेकिन ज्यादा शराब पीने के बाद में ना घर में तो मेरा मतलब संतुलन बिल्कुल ही नहीं रहता था। बच्ची को कुछ बोलना, वाइफ को बोलना, उसके बाद में जब अलग रहने लगा, मेरे पापा ने घर से निकाल दिया, वहां पे भी मैं एक जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि किराया देना था, दुकान का किराया, और जहाँ पे मैंने रूम ली थी उसका भी किराया, ये सब कुछ चीजें मेरे साथ हो रही थी। लेकिन उसके बाद में मुझे जुए का भी लत थी, गैम्बलिंग का शौक लग गया था। वो गैम्बलिंग की वजह से भी दुकान में जो भी काउंटर होता था मेडिकल स्टोर का, तो वो भी सब जुए में जाता था, शराब पीने में जाता था, और जो भी उधारी रहती थी बियर बार की, वो सब चुकाने में जाता था। तो दुकान की तरफ भी मेरा पूरी तरह से ध्यान हट गया था। उसी बीच में पॉलिटिक्स में भी घुस गया, वहां पे भी मतलब मैंने अपनी पूरी तरह से अ, जिंदगी को है ना पूरी तरह से दांव पे लगा दिया, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि मैं जो काम मुझे नहीं आता, जो काम मेरे लिए है ही नहीं, उस काम के चक्कर में दोस्तों मैंने अपनी जो अच्छी खासी जो मुझे जो दो पैसे मिलते थे, जिससे जिससे मेरा पेट भर रहा था, धीरे धीरे दोस्तों वो भी मेरी दुकानदारी कम होती गई, मेरा सेल डाउन होते गया, क्योंकि दुकान में मेडिसिन नहीं होगी तो फिर डॉक्टर भी मुझे प्रिस्क्रिप्शन नहीं भेजेंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मैं फिर बाद में तो है ना, फिर 24 आवर्स का शराबी बन गया था। मतलब जब देखो जिसने भी मुझे फोन किया, जिसने भी मुझे बुलाया, तो फिर मैं वो शराब के लिए है ना मैं कहीं पर भी जाता था। और एक दिन ऐसा आया कि मैं फिर एक महीना मैं जेल भी गया था, कुछ हमारे इधर कुछ पॉलिटिक्स का इशू हो गया था, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। इसमें तो मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन जो भी मिलते थे सड़क पे उनको सबको उठा के वो गाड़ी में डालते थे, मारते थे। और उसी उसी चक्कर में मैं भी उसमें फंस गया था, एक महीना जेल जेल में जाके आया। और जब जेल से बाहर आया, तो तब मैंने 28 दिन तक शराब नहीं पी थी। और मुझे लगा कि यार अभी मुझे दोबारा अच्छी से लाइफ की शुरुआत करनी है। मैं सोचता बहुत था कि नहीं यार मुझसे गलतियां हुई, मुझे रिग्रेट भी होता था, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं सोचता हूँ अच्छा रहना है, मुझे अच्छा जीवन जीना है, किसी के बारे में गलत नहीं सुनना है, सोचना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, फिर भी ना मतलब मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था। अचानक से किसी के ऊपर गुस्सा हो जाना, अचानक से किसी को कुछ बोल देना, मतलब किसी की बात पूरी ना सुनते हुए उसको कमेंट्स पास कर देना, ये सारी जो आदतें थी ना दोस्तों मेरी, क्योंकि मेरा अहंकार इतना बढ़ चुका था कि मुझे मेरे पास बचा तो कुछ भी नहीं था दोस्तों। जब मेरा मेडिकल स्टोर बंद हो गया ना, जब मेरे वाइफ ने मुझे पाला है उस समय, मतलब वो कपड़े सीती थी, उसके पैसे पे हमारा घर चलता था। और उसने मेरे लिए जो, मैंने पहले भी कहा कि मतलब वो दिन भर कपड़े सी के जो 1000
क्या बोलते हैं, 50 और 100 रुपए के लिए वो दिन भर मशीन पे बैठती थी। और मैं उसके पैसे चुरा के लेके जाता था। फिर उसको अभी ऐसे भी नौबत आई घर में कि दूध लेने के लिए पैसे नहीं, सब्जी के लाने के लिए पैसे नहीं। हालांकि मैं अपने मोहल्ले में रूम करके रहता था, लेकिन तब मेरे भाई ने और मेरे पापा ने पूरा मतलब मुझे छोड़ दिया था, क्योंकि ये सुधरने वाला है नहीं। और मेरी बेटी कभी कभी मेरे पापा के घर जाती थी। मेरा जो छोटा भाई वो टीचर है, उसके घर में ट्यूशन जाती थी। तो वो कभी कभी उस वहां से कुछ अच्छी चीजें खा के आती, तो वो बोलती थी मम्मी को कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये ला दो ना। यार मेरे पास पैसे आएंगे कहाँ से जब मेरे पास कुछ है ही नहीं। जो नौकरी लगी थी वो नौकरी भी छोड़ के मुझे वापस मेरे गांव आना पड़ा था। गाँव आने के बाद मेरे पापा ने मुझे घर पे भी नहीं रखा था। मतलब बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो गए ना पारिवारिक, मेरी जो परिवार के हाल किए ना मैंने, मतलब इसके लिए जिम्मेदार मैं था दोस्तों। और पूरी तरह से जब मैंने जाना कि यार ये सब मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक तो एक आपको इंसिडेंट बताऊंगा। ये देखो कि तब मैं शराब नहीं पीता था, कॉलेज लाइफ की बात है, मैं क्रिकेट खेल के आया था। ये देखो कि शराबियत, मतलब मैं किस तरह का अल्कोहलिक हूँ और या फिर मेरा कैरेक्टर कैसा है। ऐसे में क्रिकेट खेल के आया था, लेजर बार की क्रिकेट। और घर में और मैं मेरी माँ को कुछ बनाने के लिए बोला। मेरी माँ ऐसे बैठी थी, ये बहुत कॉलेज लाइफ की बात है, तो उसने बोला कि अभी मैं थक गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तेरे लिए जो भी बनाना है मैं बाद में बना के दे दूंगी। बस इतना ही मेरी माँ ने बोला। मेरे पापा ड्यूटी जा चुके थे, तो मैंने पकड़ी वो गेंद, जो बॉल बोलते हैं लेजर बॉल, पकड़ा, उसको फेंक के मारा दोस्तों। उसकी आंख फुटते फुटते बच गई, उसका सर फट गया। इतना घर में इतना खून, जहाँ जहाँ मतलब खून ही खून, इतनी मतलब देखो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। क्योंकि अल्कोहलिज्म मुझे बताया गया ना, ये अल्कोहल इज जस्ट सिम्टम। लेकिन ये इज्म है ना मेरे अंदर में, इतना बहुत ज्यादा बचपन से काम कर रहा था ना कि मतलब उस पे मतलब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया दोस्तों। और देखो आज इतना बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक बहुत बड़ा बेवड़ा बन गया। उसके बाद में परिवार छोड़ के गया, दुकानदारी बंद हो गई, नौकरी गई, रास्ते पे आया मेरे पास साथ में। सारी चीजें होती हुई भी मैंने शराब को नहीं छोड़ा। तो फिर करता तो क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही थी कि मतलब मैं जिंदा भी तो रहना नहीं चाहता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मुझे उठा ले, क्योंकि अब मेरी लाइफ मुझ पे बोझ बन गई थी। क्योंकि ना मैं किसी काम का रहा, ना कुछ करने के लायक बचा था, तो फिर मैं जिंदा रह के करूँ क्या। शराब भी नहीं कोई पिला रहा, शराब के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, शराब नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, ऐसे मुझे लगता था। तो ये सारी दिक्कतें ना दोस्तों मेरे साथ में काफी साल तक आती रही। लेकिन उसके बाद में भी ना भगवान ने मुझे जिंदा रखा यार। और देखो कि ये सब मेरे साथ में होने के बाद में मतलब मैं टूट सा गया था। लाइफ को मैं इग्नोर कर रहा था कि नहीं मुझे चाहिए ऐसी जिंदगी। और मैं जब मतलब देखो रियाद में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, लेकिन मुझ में कोई सुधार नहीं है। मुझ में कोई बदलाव मैं लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि यार मुझ में कोई दोष है, या मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ। या फिर देखो फिर बाद में मुझे काफी समय बाद जब लास्ट टाइम मैं जब रियाद गया था, और उसके बाद में जब मैं अगस्त महीने में ये को जुड़ा, अगस्त महीने में जुड़ने के बाद में फिर धीरे धीरे प्रोग्राम तो नहीं लिया था मैंने 2 साल तक। धीरे धीरे उसके बाद में आज समझ आता है इतने सालों के बाद में। और मैंने है ना देखा कि यार बीमारी इतनी, हम बोलते हैं ना कनिंग बफलिंग, तो इसको भी मैंने बहुत ही लाइटली लिया था दोस्तों। और मुझे लगा कि यार अभी हो गया ना, 2 साल हो गए, मुझे सब कुछ आ रहा है। ये जो देखो शराबियत में तो मैंने बहुत सारे कर्मकांड, जो पारिवारिक हमारे झगड़े, या फिर किसी से कर्जा लेना, उसका कर्जे का भुगतान करने के लिए वाइफ को बोलना, लोग घर पे आते थे तो वो कहाँ से देती बेचारी, वो 50-100 रुपए रोज के कमाने वाली 2,000-3,000 का कर्जा, 5,000 का कर्जा कहाँ से देती। मुझे तो उसके लिए मेरी गाड़ी भी बेचनी पड़ी थी, और क्या क्या नहीं हुआ मेरी लाइफ में। लेकिन मुझे तो वो समझ आता ही नहीं था कि यार, मुझे लगता था कि मेरी समस्या शराब है, अब शराब से दूर रहूंगा तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। ये मेरे अंदर में वो दोस्तों एक बहुत बड़ा वहम था। और मैंने सोचा कि यार अभी दो साल होते आ रहे, फिर अब मेरी वाइफ छोड़ के जा चुकी है, कोर्ट में केस उन्होंने फाइल कर दिया है, कोर्ट में केस चल रही है। मैं जा रहा हूँ रिहैब से निकलने के बाद, सोबर हूँ। और लेकिन देखो
मेरे मन में कुछ अच्छी भावनाएं नहीं है, ये नहीं है। और मुझे लगता था कि यार आई कैन मैनेज, अभी इतना तो मैं ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा है, तो यार कोई तो पर्पस होगा ना। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो अभी मुझे मीटिंग समझ आ गई है और अब मैं खुद को हैंडल कर सकता हूँ। तो 2 बार है ना दोस्तों, मैं शराब पीते पीते बच गया हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी शेयरिंग में कि 14वें महीने में और 17वें महीने में, 17वें महीने की मैंने तो हालांकि मैं शराब मतलब बुला ली थी और पैक भी बना लिया था, लेकिन बस पीने की देरी थी। उसी वक्त मुझे एक फोन कॉल आया एक ओल्ड मेंबर का, हमारे ओल्ड टाइमर का। तो उनके वो फोन कॉल से वो शायद ईश्वर का ही मेरे लिए वो ये था, वार्निंग थी कि तू शराब नहीं पी सकता या फिर तुझे नहीं पीनी चाहिए। दोस्तों ऐसा ही मेरा ये सफर चलता रहा। मुझे मतलब लगा कि यार अब सोबर हो गया हो ना, बच्ची की याद आ रही है। पापा को जब मैंने सोसाइटी में 14 महीने होने के बाद फोन किया तो उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया, तो इसके बाद यहाँ पे फोन मत करना क्योंकि तू हमारे लिए मर चुका है। तो कितने दिन दारू छोड़ी है, क्या तूने किया है मालूम नहीं, लेकिन तू यहाँ पे अभी घर पे तेरे लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद मैंने सोच लिया यार, फिर अभी मुझे ना वाइफ भी इधर सपोर्ट कर रही है, मतलब आने के लिए कोई उसका मूड नहीं है, ना ससुर जी बात कर रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं। तो फिर मैं अकेला जी के क्या करूं, तो मुझे सुसाइड के भी थॉट आने लगे। सोबराइटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों ये। लेकिन वो सब मीटिंग में जुड़े रहने की वजह से और मेरे साथ में वो सब नहीं हुआ। और देखो कि जब मैं पूरी ईमानदारी के साथ में प्रोग्राम पे चलने की कोशिश करता, 2 ढाई साल तक, करीब करीब 3 साल ही पकड़ लो। एक मैंने स्पॉन्सर लिया था, उनसे इन्वेंट्री शेयर की थी, उनसे कुछ समूह पे काम भी किया था। लेकिन वो ना मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, बिहाइंड द मास्क वाला अनंता जो था ना, मैंने उनको मेरे बारे में सच्चाई से नहीं बताया। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है ना, जो हमारा चौथा कदम हमको बोला जाता है, तो ये इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था नहीं था मुझे नहीं मालूम था। सब लोग 12 स्टेप करते हैं, कदमों का प्रोग्राम लेते हैं, इसलिए मैं भी लेना चाहता हूँ। बस यही सोच के मैंने वो सब किया था। लेकिन मैंने अपनी गंदगी साफ नहीं की थी और उसका भुगतान भी मुझे दोस्तों भुगतना पड़ा। जो मेरी वाइफ कॉम्प्रोमाइज करने के बाद में आई थी 4 साल के बाद में, मतलब कुछ ऐसे कुछ पुराने घटनाएं जो मेरा, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा लस्टी इंसान था और वो लस्ट के वजह से वो जो भी मेरे पुराने कर्म कांड थे ना, वो मेरे वाइफ ने कुछ क्या बोलते हैं उसको, मैसेंजर पे देख लिए थे। तो उसके वजह से भी उसने मतलब बोला कि यार तुम ये आज काम कर रहे हो सोब्राइटी में आने के बाद में, और ऐसा है वैसा है। तो उसने भी बैग पैक कर ली थी। मेरे घर का माहौल पूरा शमशान बन गया था। मतलब इतनी ज्यादा जिल्लत मुझे मतलब खुद की ये कर लग रही थी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ सोसाइटी में आने के बाद। वो तो उसको तो नहीं मालूम ना अल्कोहलिज्म क्या है, लेकिन मुझे तो पता है। और इसका जो सॉल्यूशन दिया है मुझे, ये भी तो मुझे पता है। तो फिर मैं क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, और क्या मैंने इन्वेंट लिखी है। तो वो बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ मुझे दोस्तों। फिर 2-3 महीने तक मेरे घर का माहौल बहुत ही मतलब ये रहा कि जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही थी। इसका असर इनडायरेक्टली मेरी बच्ची पे हो रहा था। ये बात मैं भूल गया था कि बच्ची 4 साल के बाद आई है। 4 साल तक मैं अपने बच्ची से दूर था और अभी उसके साथ में मुझे किस तरह से रिलेशन मेंटेन करना है, परिवार को किस तरह से मुझे वो सब कुछ जो वो चाहते हैं वो देना है मेरी औकात के हिसाब से। लेकिन वो दोस्तों मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ना मेरे में ग्रैंडिसिटी इतनी बढ़ गई थी ना, बस मीटिंग काम। और घर में है ना मेरा ध्यान नहीं था, और घर में था क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं बहुत बड़ा ये बन गया हूँ। और यही चक्कर में दोस्तों फिर से मुझे सुसाइड के काफी इरिटेबल डिसकंटेंट होने लग गया। और उसके बाद में वाइफ से तो मेरी जमती नहीं थी, बच्ची से भी खुन्नस आने लगी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो पढ़ाई नहीं करती। मैं जो उसको बनाना चाहता हूँ वो बनना नहीं चाहती। हाँ, तो इसकी वजह से वो बच्ची मुझे बहुत ज्यादा डर के रहती थी सोसाइटी में। वो खुले मन से मुझसे बात नहीं करती थी, और 3 साल तक पापा भी नहीं बोला उसको। 3 साल तक अरे उरे ये सब। जब मेरी वाइफ मुझे आवाज देती थी तो वो बच्ची को बोलती थी या पापा को बुला के ला। उसने मुझे कभी पापा भी नहीं बोला, वो सिर्फ आपको बुला रहे, जाओ खाना खाने जाओ, इधर जाओ उधर। इसको अभी 1 साल होते आ रहा है कि ये हमारे जो रिलेशंस में जो मनमुटाव था बच्ची का और मेरा। तो मेरी वाइफ तो काफी बहुत ज्यादा समझदार है, मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है। और उसने
बच्ची को समझाया, मुझे भी समझाया, लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे दोस्तों अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने फिर स्पॉन्सर बदला और उसके बाद में मैंने दोबारा से अपनी इन्वेंट्री लिखी। इन्वेंट्री लिखने के बाद और पूरी ईमानदारी से लिखी दोस्तों इन्वेंट्री। और मुझे लगा कि यार नहीं, बहुत मैं अपने जीवन से खेल रहा हूँ और मुझे अपने जीवन से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं अपने जीवन से तो खेल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ में खेल रहा हूँ, उनकी भावनाओं को कुचल रहा हूँ, उनके सपने तोड़ रहा हूँ। वहाँ उनको मतलब जितने भी मैं खुद मतलब उनको ये टॉर्चर कर रहा हूँ। तो ये कई तो भी चीजें दोस्तों मेरे समझ में आ गई। और उसके बाद में जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो धीरे धीरे मेरे समझ में आ गया कि यार जिन जिन को मैं बदलने की कोशिश करता था, जिन जिन को मैं अपने हिसाब से उनको रखने की, उनको चलाने की कोशिश करता था, ये सब तो मैं कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि मेरा प्रार्थना पे ध्यान ही नहीं है। तो हमारी प्रार्थना जो हमको बोलती है कि मैं किसी को बदल नहीं सकता, मुझे बदलना खुद को। ये जो मेरे अंदर का जो वहम था, या फिर जो भी क्या बोलते हैं इसको, कि ग्रैंडियोसिटी थी, या फिर एक मतलब मुझे लगता था कि यार मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आज मैं सोबर हूँ। शराब इनकी समस्या थी, आज मैं शराब से दूर हूँ। लेकिन मैंने अपनी शराब को ही मेरी समस्या मानी थी। मेरे अंदर में जो भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे, इसको मैंने कभी देखा ही नहीं, हर बार नजरअंदाज करते गया दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने बोला कि अभी जब मेरे जीवन में स्पॉन्सर आए, दूसरे स्पॉन्सर जो मैंने लिए हैं, अभी 10 मिनट पहले मैंने उनसे मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि सर ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि आज मैं उनको पूछता हूँ। हाँ, आज उनके हिसाब से मतलब उनका मैं आज सहयोग लेना चाहता हूँ, जानता हूँ। आज डिपेंडेंसी तो मैं मेरी किसी पे नहीं है, उस हायर पावर पे मैं अपनी डिपेंडेंसी रखता हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि उच्च शक्ति मेरे से हर समस्या से बड़ी है। और यही दोस्तों आज ऐसी बात है कि आज देखो अभी नवरात्र चल रही है, और उपास उपास तो नहीं रहता। अभी देखो कि घर के बाजू में भी तो शायद बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मुझे वहां पर भी रेस्टलेस होता है। लेकिन आज परिस्थिति को जानना और परिस्थिति को मैनेज करना है ना, मुझे मैं सीख गया हूँ। और धीरे धीरे कहीं को भी समझ आ रहा है कि यार ये सब अगर मैं नहीं करूंगा ना, अपनी चलाने की कोशिश करूंगा ना, मुझे बोला गया था, मेरे स्पॉन्सर आज भी बोलते हैं कि टर्न योर टू गॉड विल। लेकिन ये करने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी, और आज भी होती है। कभी कभी अपनी चलाने की कोशिश करता हूँ ना दोस्तों, तो मैं मुझे मालूम है कि उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो गलती होगा। तो आज भी गलतियां होती है, लेकिन गलतियां सुधारने की कोशिश में रहता हूँ हमेशा। ज्यादा आज सोचता नहीं हूँ, जो भी है बस ईश्वर पे छोड़ने का और उस पर प्रॉपर एक्शन करने का। और यही आज करते रहता हूँ, क्योंकि आज परिवार में बहुत ज्यादा खुशहाली है। आज मतलब मेरी वाइफ तो बहुत ही अच्छी है, उसका स्वभाव अच्छा है। कभी कभी वो गुस्सा हो जाती है, उसके लिए भी हो सकता है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ। कभी कभी बच्ची की वजह से मेरे घर के माहौल बहुत ज्यादा खराब होते थे। आज वो सब कुछ भी नहीं होता। जो अपेक्षा है, जो इच्छा है मैंने मेरे परिवार से रखी थी ना, उसको मैंने आज पूरी तरह से बिल्कुल छोड़ दिया है। क्योंकि बस मैं अपना काम करता हूँ, अपने काम करते हैं। और दिन में एक बार दो बार तो भी फोन कॉल होते हैं मेरी वाइफ के साथ। कभी बच्ची की याद आए तो उससे बात करता हूँ, जब जॉब पे आता हूँ तो। ये जो आज बॉन्डिंग बनी है ना दोस्तों, इसके लिए काफी समय लगा मुझे, क्योंकि इतने आसानी से मानने वाले में से मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं इस तरह का बेवड़ा हूँ कि हर चीज में मुझे कमियां खामियां ढूंढना अच्छा लगता है। मेरी नजर हमेशा दूसरे के ऊपर होती है। मैं खुद को कभी झांकता नहीं हूँ, और खुद की कभी इन्वेंटरी लेता नहीं हूँ। ऐसा इंसान था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ना दोस्तों, मेरी जिंदगी में ना बहुत सारा बदलाव, ये जो कदम है हमारे 12 स्टेप जिसको हम बोलते हैं, मेरे स्पॉन्सर, मेरा परिवार, ये फेलोशिप मीटिंग्स जो भी मैं आज ऑनलाइन की जगह मैं फिजिकल मीटिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, और ऑनलाइन ना के बराबरी करता हूँ। क्योंकि जो फिजिकल मीटिंग में आज मैं देख पा रहा हूँ, तो उसी की वजह से मुझे अच्छा लगता है भाइयों से मिलना, उनसे बातचीत करना। और न्यू कमर्स के साथ में हूँ, आज भी मैं उनको फॉलोअप दे रहा हूँ। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमको जो मिला वो लोगों को बांटना है, पाकिस्तान करना है। क्योंकि यार अगर मैं इस परिवार में नहीं आता था वापसी, क्योंकि परिवार आना ये भी उस ईश्वर की योजना थी। ये इसका प्लानिंग था। परिवार परिवार जाना भी मेरा ईश्वर का ही प्लानिंग था। क्योंकि मुझे सबक मिलता कैसे, अगर हम शरीर परिवार छोड़ के नहीं जाता,
या फिर सब कुछ मुझे अगर रेडीमेड मिल जाता था ना दोस्तों, तो उसका इम्पोर्टेंस मेरे सामने कुछ नहीं रहता था, क्योंकि एक एक चीज के लिए तरस गया था मैं। जब सेंटर से बाहर निकला था लास्ट टाइम, उसके बाद मेरे पास में रहने की जगह नहीं थी। मेरे पास मतलब ऐसा वक्त था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मेरा भाई तो मुझे घर में आने के लिए नहीं बोल रहा था। मेरे पापा तो मुझसे बात ही नहीं करते थे। तो ये सब सारी चीजें मुझे लगती थी कि यार नहीं, लेकिन ये पॉसिबल हुआ दोस्तों इस सिंगर प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि मेरे जैसा इंसान ना इतना घमंडी इंसान है कि यार कभी मतलब मैंने खुद को कभी देखा ही नहीं गलतियां कहाँ कहाँ पे हो रही है, किस मेरे वजह से इस चीज का मैं जीना हराम कर रहा हूँ और हमेशा मैं अपनी लगा रहा हूँ। ये कहीं तो भी मेरे परिवार में मेरी वाइफ से आज भी होती है दोस्तों, तू मैं ऐसा नहीं कि होता नहीं है, लेकिन विद इन 5 मिनट्स, अंडर 5 मिनट्स मेरी वाइफ आके मुझसे सॉरी बोलती है, मेरे गले लगती है, या फिर मैं उससे सॉरी बोलता हूँ, मैं उसके गले लगता हूँ, या फिर मतलब ये अभी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है ना दोस्तों, हम एज अ फ्रेंड फ्रेंड हम घर में बिल्कुल सिंगल लैंग्वेज में बात करते हैं। मतलब हम मराठी में बोलेंगे तो अरे दूरी की भाषा में हम लोग बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ही रिस्पेक्टिव या ऐसा कुछ, लेकिन नहीं, अगर कोई घर में मेहमान आता है, कहीं हम लोग बाहर जाते हैं, तो हम उस हिसाब से ये रहता है, क्योंकि इतना जो फ्री माहौल आज बन गया है ना, इसके लिए भी उस परमेश्वर भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ यार। ये सारी चीजें ना मुझे करने में बहुत ज्यादा समय लगा, क्योंकि यार मुझे लगता था कि यार बस सोब्राइटी, मतलब मैं सोबर हो गया हूँ ना, मैं शराब से दूर हूँ, इसका मतलब है कि मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वैसा नहीं था दोस्तों। क्योंकि मुझे बाद में मतलब सोबर होने के बाद में बहुत समय के बाद मैंने इन्वेंटरी ली, और तब मुझे लगा कि यार अल्कोहलिज्म, अल्कोहल वाज जस्ट सिम्टम। जो सही मायने में जो गंदगी मेरे अंदर भरी है ना, वो गंदगी को मैं साफ नहीं करता ना, तब तक कि यार मैं कोई परिवार के साथ, किसी दोस्त के साथ, कोई मीटिंग के सदस्य के साथ या कहीं पर भी मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पाऊंगा। तो यही मेरी दिक्कत ही थी कि यार मैं कोई चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। मुझे लगता था कि यार मुझे मालूम है ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर मेरा मेरा भी कोई ओपिनियन है ना, मुझे भी पूछो आप लोग। जब कोई मुझे धुतकारता था, जब कोई मुझे पूछता नहीं था, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता था, नहीं कोई कोई इज्जत नहीं करता था, तो तब मैं फिर और, लेकिन शराब के पास नहीं गया। लेकिन मन में वो जो विचार शुरू हो जाते थे, मन में बहुत सारा टेंशन, चिंताएं बढ़ जाती थी, यार साला इतने साल का सोबर हो गया फिर भी आज ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। ये देखो कि प्रोग्राम इज जस्ट फॉर टुडे, एक दिन का प्रोग्राम। मुझे बताया गया है कि विद इन सेकंड मेरे साथ में क्या होने वाला है। एक मिनट के अंदर मेरा कोई भी स्वभाव दोष ऊपर आ सकता है। मैं अभी अच्छा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कि यार देखो कि अभी देखो मैं अभी एक ऐसी जगह पे मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हूँ। पहले एक रूम में था, वहाँ पे और दूसरे आ गए, तो फिर वहां से किचन में गया, किचन में गया, उधर से कोई और आ गया, फिर वहां से अभी इधर दूसरे रूम में आ गया, और एक जन अभी एक आ गया। तो देखो ऐसी अवस्था में मैं मुझे अपने आप को शांत रखना है। अगर मैं उनको चिल्लाऊंगा, उनसे मैं अगर बातचीत करूंगा, तो फिर ये मेरे शेयरिंग में भी वो सब होने वाला है, क्योंकि ये जो भी सिचुएशंस है मेरे हिसाब से नहीं आने वाली। सिचुएशन कैसी भी आएगी तो मुझे प्रिपेयर्ड रहना होगा, क्योंकि यार कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो मुझे सुनना है, नहीं सुनना है, मुझे छोड़ देना है कि मेरे दिल को लगा लेना है। ये जो चीजें है ना दोस्तों, धीरे धीरे कहीं तो भी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं था, रिएक्शन वॉज मस्ट, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्ड करना मैं जानता ही नहीं था। मुझे मेरी वाइफ की इतनी ज्यादा, जब मैंने वो रिजाइनमेंट की लिस्ट लिखी ना दोस्तों, उसमें मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी वाइफ, ससुर जी, सब कुछ, और बहुत सारे ए मेंबर भी थे उसमें। तो मैंने फिर सर को पूछा कि मतलब सर इनका इन सबका कैसे करूँ, क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि प्रेयर करो, उनके लिए अच्छा सोचो, उनके लिए आप दिल से दुआ करो। तो देखो कि आज नहीं के बराबर रिजाइनमेंट है। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, आता है गुस्सा दोस्तों, आज भी बहुत सारा गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से को पालना मैंने छोड़ दिया। आया गुस्सा, बस जो भी है, उसके बाद स्पॉट इन्वेंट्री, उसके बाद माफी, उसके बाद मैं अपने काम पे लग गया। वो आज मैं दिमाग में नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं दिमाग में रखूंगा तो मुझे मालूम है मेरी पर्सनैलिटी अल्कोहलिक है, और वो कब मैं शराब की तरफ जाऊंगा और कब मुझे क्या होगा। मेरे वाइफ को ये सब बातें नहीं जमती थी, वो मुझे हमेशा बोलती थी कि
मुझे गुस्सा आया तो मेरे दिमाग में ऐसे चलते रहता है, मैं दिन भर सोचती रहती है। मेरी बच्ची भी वैसी है सेम, कि मतलब उसको भी गुस्सा आया ना किसी चीज का, तो वो जल्दी से वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती थी, मतलब दिन भर कोमा में रहना, वही बात सोचते रहना, मैं उसको 10 बार भी आवाज देने के बाद फिर रिस्पॉन्ड नहीं करना, मतलब इतनी ज्यादा रिजेंटमेंट उसके मन में। तो उसको भी हम लोग जब हम तीनों बैठते हैं, उसको भी मैंने समझाया, उसको मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि इससे ऐसा होता है बेटा, उससे ऐसा होता है, तो वो बच्ची देखो कि आज रिस्पॉन्ड करना सीख गई है। नहीं तो पहले उसका हर बात पे रिएक्शन उसका हर बात पे रिएक्शन रहता था, और मुझे होना वो बर्दाश्त नहीं होता था कि यार साले मेरी बच्ची होके मतलब कितने गंदे वर्ड्स आते थे उसके लिए, कि ये ऐसी करती वैसा करती, मेरी बीवी का उस पर कोई ये नहीं है, घर में रहती है दिन भर तो क्या करती है, और भाई बच्ची की तरफ ध्यान देना होता नहीं इसका। हाँ सारा, मैं तो अपने काम से जाता हूँ, अगर मैं काम में नहीं जाऊंगा तो फिर घर कैसे चलेगा मेरा, घर घर पे फिर पैसे कहाँ से आएंगे। ये जो जो बड़ी बड़ी बातें, और वड़ा पाव खाते, मेरी वाइफ मुझे बोलती थी हमेशा कि ये सब मत करो, क्योंकि घर से ही रिकवरी शुरू होती है। ये जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सुनता हूँ, सीखता हूँ ना दोस्तों, तब सही सही मायने में यार मैं रिकवरी के मुझे पीछे लगना पड़ेगा यार, क्योंकि रिकवरी का पहला शब्द ही मुझे बोलता है कि रिमेम्बर अनंता, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। तो यार मैं भूल जाता हूँ कि यार मैं शराबियत नाम की इस बीमारी से पीड़ित हूँ, और ये मरते दम तक मेरे साथ चलने वाली है, चाहे मैं कितने साल भी सोबर क्यों ना हो। लेकिन मुझे मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को मुझे अब बचा के रखना है, क्योंकि कब क्या हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। और धीरे धीरे दोस्तों परिवार में आज खुशहाली है, क्योंकि यार यही जो परिवार था, एक वो अनंता भी वही है, बीवी भी वही है, बच्ची भी वही है, आज भाई भी वही है। लेकिन सबकी तरफ मेरा देखने का नजरिया बदल गया। उन लोगों ने, जब मैंने अमेंड्स किए, कुछ लोगों ने मुझे माफ नहीं किया, फिर भी मैं आज भी भगवान से उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। वो लोग, और देखो कि मेरी बहन ने भी मुझे 2 साल की सोब्राइटी में गाली गलौज करके वहां से निकाल दिया था, लेकिन तब मैंने अमेंड्स तो नहीं कि, मैंने कोई स्टेप वर्क भी नहीं किया था, लेकिन जब मैंने उसके घर में जाके मैंने माफी मांगी, आज इतने अच्छे रिलेशन बन गए ना कि मतलब कोई भी काम रहो या कुछ भी इवेंट्स रहो, कुछ प्रोग्राम रहो घर में, तो मुझे वो इनवाइट करती है। ये जो सब जो सुधार दोस्तों जो इस प्रोग्राम की वजह से आ रहा है ना धीरे धीरे, मैं कोई यहाँ पे कोई साधु संत महात्मा या कोई परफेक्शनिस्ट नहीं बनने आया हूँ दोस्तों, जैसा हूँ वैसा अपने आप को रोज एक एक दिन के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री अभी प्रॉपर तरीके से लेने लग गया हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा झोलझाल हूँ ना कि मेरे में इतना लेजीनेस है ना कि कभी कभी मुझे लगता था कि यार क्या इन्वेंट्री भेजना, क्या करना, और कभी कभी आज भी मुझसे वो होती है गलती कि मैं इन्वेंट्री नहीं भेजता हूँ, तो स्पॉन्सर मुझे बोलते हैं ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट मत भेजो, लेकिन इन्वेंट्री भेजो। तो कहीं तो भी मैं भी उस पर सोचने की ये करता हूँ कि यार जब मैं मैसेज करने में मुझे इतना समय लगता है, तो इन्वेंट्री भेजने में वॉइस मैसेज करके भेजना है तो उसमें मैं कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है कि कुछ ऐसे भी घटनाएं मेरे जीवन की रहती है, उनको शेयर करने के लिए तो मुझे थोड़ा सा प्राइवेसी की जरूरत होती है। क्योंकि विचार है यार, अभी मैं एक ऑफिस में गया था, मुझे जहाँ से पैसा लेना था, ये मतलब ये मीटिंग में ज्वाइन करने के पहले, तो देखो कि लस्ट का काम कैसे होता है मेरे जीवन में। एक वहाँ पे एक ये लेडी थी जो साफ सफाई का काम कर रही थी। जैसे मैंने वो स्टेप क्या बोलते हैं उसको, सीढ़ियाँ चढ़ने चढ़ा, वापिस के पास गया और वापिस उसको देखा मैंने, अचानक से एकदम विचार में एकदम परिवर्तन। मैं कुछ सेकंड के लिए वहां रुका और उसको देखने लगा, फिर ऑफिस की तरफ मतलब ऐसे मुड़ा, वहां पे मुझे एक ए मेंबर दिखा, वैसे ही वहां पे रुक गया, फिर प्रार्थना की, मेरा अनंत तू क्या करने जा रहा है, पहले भी तू यही कर रहा था, सोब्राइटी में भी कुछ साल तक तूने यही किया है। तब मैंने खुद की इन्वेंटरी ली और खुद को बोला कि नहीं तू गंदा है साले, तू इस चक्कर में मत पड़, इस चक्कर में तो तेरा परिवार फिर से जाते जाते बच गया। ये कही तो भी सद्बुद्धि दोस्तों मुझे आज ईश्वर दे रहा, नहीं तो यार पहले अगर ऐसा रहता था ना कि उसको मतलब क्या उसकी पूरी हिस्ट्री निकालना, उसके नंबर तक पहुंचना, उसका एड्रेस निकालना, फिर बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे सपने, है ना, तो ये सारी चीजें मेरे साथ में होती थी, लेकिन आज नहीं दोस्तों। ये कहीं तो भी दया है इस परमेश्वर की। अब भाइयों का जो साथ मिला ना दोस्तों, ये अनंता को 3 साल तक जब मैं घर नहीं गया था, तो आप भाइयों ने मुझे संभाला यार। 3 साल तक मैंने मेरे पापा को, मेरे किसी मेंबर को ये नहीं किया था, उन्होंने मुझे माफ भी नहीं किया था। लेकिन देखो आज मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन आज उनकी कमी मुझे खलती है, लेकिन क्या सब कर सकता हूँ, क्या ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता। मेरे पापा ने मेरी सोबराइटी देखी है, 2-3 साल के करीब करीब 3 साल, हाँ,
लेकिन आज रिग्रेट होता है यार कि मैंने उस पापा से, मैंने उनसे माफी सिर्फ फोन पे मांगी क्योंकि उन्होंने मुझे घर में अलाउ नहीं किया था। और तो उसके बाद तो उनकी डेथ हो गई, तो उनकी मैं बॉडी लेके सिर्फ हॉस्पिटल से डायरेक्ट मैं मेरे गाँव गया था। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं जीवन में होती है और होती रहेगी मेरे साथ में, कि उसको मुझे संभालना होगा और खुद को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी, जो मैंने अभी बोला कि यार मुझे संभालना नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा दुख में चले जाता हूँ, बहुत ज्यादा खुशियां भी मुझे होती है, लेकिन मैं संभाल नहीं पाता हूँ ये सब सारी चीजें, क्योंकि मैं इमोशनली आज भी मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। क्योंकि इमोशंस को संभालना मेरे आज बस की काम नहीं है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को संभालना मेरे बस में नहीं है, उसके लिए तो परमेश्वर ही मुझे मदद कर रहे हैं। ये जो भगवान, जो हायर पावर हम बोलते हैं, तो उन्हीं की मदद से दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से ना जो भी आज हूँ बहुत अच्छा हूँ। एक मतलब जो लाइफ की मैंने कभी जीवन में अपेक्षा नहीं की थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार ऐसी लाइफ में कभी वापसी मैं कर सकता हूँ जीवन में। और देखो कि आज मैं अपने प्रोफेशन में हूँ आज, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वापसी कर पाऊंगा अपने जीवन में। और देखो कि मटेरियलिस्टिक के पीछे आज भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि जो भी है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इस भगवान का दिया हुआ है। जितने भी मुझको मुझे मुझे सद्बुद्धि भगवान देता है। और जैसे जैसे मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। लेकिन यार कहीं तो भी समस्या से बढ़कर ईश्वर जो बोलते हैं ना, तो एक एक चुनौतियों का सामना करके है ना आगे बढ़ रहा हूँ, तो बहुत सुकून भरी जिंदगी जी रहा हूँ। आज घर में बहुत अच्छा पारिवारिक आनंद ले रहा हूँ, अब वाइफ के साथ, अपने भाइयों के साथ। मेरे सारे रिश्तेदार मुझसे बात करते हैं, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन यार एक एक अनंता था कि जिसको सगे माँ ने एक रात तक भी उसके घर में पनाह नहीं दी थी शराबियत में। एक जो मेरी चाची थी, चाचा था, उन्होंने भी मुझे घर के अंदर आने से मना किया था। तो मुझे था जो खाना परोसा था, तो कुत्ते को जैसे रोटी डालते उस तरह से मेरी थाली फेंक दी थी। आज कहीं तो भी वो बदलाव उनमें भी दिखता है मुझे। आज तो मेरे चाचा भी नहीं रहे, वो भी अभी इस जनवरी महीने में वो अल्कोहलिज्म से उनका देहांत हो गया। कि कितनी सारी मौतें हो रही है, उसके पहले उनका ही लड़का, मेरे चाचा का बेटा, मतलब मेरा भाई, वो भी उसने सुसाइड कर दिया अल्कोहलिज्म में। ये परिवार में दोस्तों ये अल्कोहलिज्म जो मैं देख रहा था ना, फिर भी मेरी आंखें खुल नहीं रही थी यार। लेकिन अब जब इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की अद्भुत संगठना ने, इस 12 कदमों में, इस 12 ट्रेडिशन ने जो हमारा प्रोग्राम हमको बताता है यार, मतलब इस पे अगर मैं पूरी तरह से जितना मुझे हो सकता है ना उतनी पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँ ना, तो मेरे जीवन में मुझे नहीं लगता कि यार मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है। क्योंकि यार अप्स एंड डाउन तो आना ही है जीवन का, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। भावनाएं भी कभी कम ज्यादा होती है, मेरी इमोशंस भी कम ज्यादा होते हैं। लेकिन मुझे आज समझ आ रहा है कि यार इमोशंस पे कंट्रोल मैं नहीं कर सकता, तो छोड़ दे उसको भगवान के पास। वो जो चीजें बदलने के पीछे लगता था, आज वो नहीं करता है। आज एक्सेप्टेंस बहुत सारी चीजों में मैं लाने की कोशिश करता हूँ। आज भी गलतियां होती है, लेकिन उस गलतियों से सीख रहा हूँ रोज के रोज। जब भी मौका मिलता है ऑनलाइन में आता हूँ, लेकिन फिजिकल मीटिंग जरूर जाता हूँ। और यही सब करने की वजह से मैं बहुत सोचता हूँ कि आज के दिन मैंने शराब नहीं पी है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू संदीप भैया, हेमंत भाई, ऑल द मॉडरेटर्स ऑफ होप पायनियर सियांचल ग्रुप, मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी भाइयों ने बड़ी शांति से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।